आज हम कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो हर विषय में, हर सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके बिना बहुत से क्वेश्चन, बहुत से प्रॉब्लम ऐसे थे कि जो हो नहीं पाते थे। हम लोग देखेंगे आगे चल कर के कि कुछ सिंपल प्रॉब्लमों को देख करके कि आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे वो ये बात सही है कि कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल दूसरे तरह से नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ हर विषय को जानने के लिए कुछ छोटी छोटी उससे संबंधित बातों को, कुछ डिफिनेशंस को, कुछ वर्ड्स को जानना पड़ता है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो वर्ड्स आएंगे आपको, तब उसमें आपको सोचना ना पड़े कि आखिर ये क्या है। तो इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आपने देखा है कि जब आप बाज़ार में जाते हैं और मान लीजिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे आप चीनी खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए कितने किलो आपने चीनी लिया और कितना दाम दिया, कितना रेट है। ये तीन चीज़ें हैं। जैसे चीनी की क्वांटिटी मान लीजिए हम क्यू लिखते हैं, कितना कास्ट आपको लगा इसको सी लिखते हैं, और रेट होता है। हर दिन ऐसा नहीं होगा, कभी आप जाएंगे तो उतने ही चीनी का अधिक दाम देना पड़ेगा, कभी कम दाम देना पड़ेगा। हमारा मतलब ये इसको रेट कहते हैं। रेट माने प्रति किलो चीनी का क्या दाम है। अगर किसी भी तरह कोई इतने किलो चीनी का इतना दाम है फिक्स हो गया, तो आप किसी भी अमाउंट का दाम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेट अगर आर हो तो ये क्यू इज इक्वल टू आर इंटू सी। रेट गुणे कास्ट, सॉरी, ये तो रेट इंटू क्वांटिटी, ये सी होगा। तो यह एक संबंध है। अच्छा, अब आप बताइए कि कास्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर रेट कांस्टेंट हो तो ये कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है इस पर डिपेंड करता है, और अगर क्वांटिटी निश्चित हो तो क्या रेट है इस पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं, कैलकुलस की भाषा में ऐसे कहेंगे कि सी क्यू का फंक्शन है। अगर आर कांस्टेंट है तो आर बदलता नहीं है, तो क्यू जब बदलेगा तो सी भी बदलेगा। तो दो क्वांटिटी हैं सी और क्यू। मान लीजिए रेट कांस्टेंट है, एक ही रहता है, तो क्यू बदलने पर सी बदल जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कि सी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू। अब ये फंक्शन ऑफ क्यू, ये शब्द आप उसका जो शाब्दिक माने हैं उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जिस सेंस में इस्तेमाल करेंगे वो इसी सेंस में है। कोई चीज़ किसी की का फंक्शन है, माने कि वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे फार्मूला लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि Q की वैल्यू देंगे तो C निकलेगा। हो तो ये भी सकता है कि इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू मालूम हो तो तीसरा निकाला जा सकता है। ऐसी हालत में
लेकिन ये एक उदाहरण, इस तरह के सवाल आप करते आए हैं। लेकिन एक हम आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक हम आपको कहानी जैसा पैराडॉक्स एक बताएंगे जिसको कहते हैं जीनो पैराडॉक्स। जीनो पैराडॉक्स ये है, मान लीजिए ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करता है और दूसरा पॉइंट यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए से 100 मीटर। अब दोनों साथ चलना शुरू करते हैं, इसकी स्पीड इससे दूनी है। जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड 20 है तो इसकी 10 है। कोई भी यूनिट समझ लीजिए, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी है वो यूनिट दोनों की, इसकी स्पीड से दूनी है। सवाल ये है कि क्या इन दोनों की भेंट कभी होगी, कभी मिलेंगे? तो ये बड़ा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। दर्जा 8 का लड़का भी इसको लगा के बताएगा कि कितनी देर में मिलेंगे, कितनी दूर चले होंगे और मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने की लॉजिक ये थी, उन्होंने कहा ऐसे देखिए इस प्रॉब्लम को, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक ये थोड़ी दूर चल चुका होगा ना, तो जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में ये भी तो चलेगा, और फिर जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये फिर इससे आगे थोड़ा चला होगा। उसी तरह से ये वाला जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला और आगे चला जाएगा। इस तरह से करते रहिए, ये पहुँचे जहाँ वो था वहाँ ये पहुँचेगा, इतने समय में वो कुछ आगे पहुँचेगा। क्या नतीजा निकलता है इसका कि ये लीजिए, इसको ए कहते हैं और इसको बी, इसके माने बी हमेशा ए से आगे रहेगा, क्योंकि जितनी देर में वो बी जहाँ है वहाँ ए पहुँचता है, उतनी ही देर में बी, क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो बी और आगे निकल जाएगा। नतीजा ये होगा कि ए बी से को कभी पकड़ नहीं पाएगा। आप भी समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन सवाल ये है कि इस लॉजिक में कहाँ गलती है? जो कुछ कहा जा रहा है उसके हिसाब से ये नहीं पकड़ेगा, ये सही मालूम पड़ता है। ऐसी चीज़ों को पैराडॉक्स कहते हैं, मतलब जो हो तो गलत लेकिन अपीयर हो, लॉजिकली सही मालूम पड़ता हो। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए तो हम लोग शुरू कर रहे थे, आगे चल के हम लोग देखेंगे कैलकुलस की मदद से कि क्या लॉजिक में गलती थी और क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा था जो नहीं आना चाहिए था। तो हर प्रॉब्लम में कम से कम 2 राशियां होती हैं। एक राशि का मान बदला जाता है तो दूसरी का भी बदलता है। जब भी ऐसा हो तो जैसे एक एग्जाम्पल, एक यहाँ 2 राशियां हैं, 3 और 2 तो बदलने वाला नहीं है,
दो राशियां हैं एक्स और वाई। तो जब यक्स का मान बदलेगा तो वाई का भी मान बदलेगा। फिर जब ये, तो इसको कहेंगे हम कि वाई एक्स का फंक्शन है। इस तरह से फिर एक लिखते हैं, यहां भी एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन सवाल ये है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन एक नहीं है, डिफरेंट है। मतलब वह रूल जिससे एक्स के मालूम होने से वाई कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है। तो आप क्या समझते हैं कि एक्स और वाई के बीच कितने रूल हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, कई तरह से। और हर रूल अलजेब्रिकली ही लिखा जाए ये जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वांटिटी ग्राफ पर इधर दिखाई जाए, दूसरी इधर दिखाई जाए, और हमने कोई खींच दिया। अब ये भी यक्स के मालूम रहने पर वाई को मालूम करने का एक तरीका होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यक्स यहाँ है, तो इस पर ये बनाइए, इसकी लंबाई यानी वाई एक्स पर इसका एक कटान, ये जो है यक्स इतना रहने पर वाई की वैल्यू इतनी है कि ये लाइन जहाँ इसको काटती है। अब कहीं और पॉइंट लें, यक्स बदला, पहले इतना था अब इतना हो गया, वाई भी बदला। किस हिसाब से बदला? उसका रूल है इस ग्राफ के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से बदला। तो फंक्शन जो है किसी तरह से दिखाया जा सकता, और इन्फिनिट तरह के हो सकते हैं। ये रूल यक्स के मालूम रहने पर वाई का मान किस तरह से निकाला जाए, इसका कोई एक तरीका नहीं हो सकता, लेकिन वो तरीका हमें मालूम जरूर होना चाहिए। जब वो मालूम है तो हम कहेंगे कि यक्स वाई यक्स का फंक्शन है। अब हम लोगों को कैलकुलस में फंक्शन के बारे ही में कैसे बदलता है, यक्स के बदलने पर वाई कैसे बदलता है, कहाँ जा कर के इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, कहाँ ऐसा होता है, ये सारी बातें, इसके बारे में जितनी भी अब ये फंक्शन कई सी चीज़ों को दर्शा सकता है। ये भी दर्शा सकता है कि ये चली गई दूरी है, ये टाइम है, ये भी हो सकता है। तो ये दूरी और टाइम का एक रिलेशन हो सकता है, और हो सकता है इस तरह का हो सकता है। तो अब फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी फंक्शन के लिए जैसे आम तौर पर एफ का इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं, कोई भी अक्षर इस्तेमाल की जा सकती है, और एक ही प्रॉब्लम में कई अक्षरों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। एफ बताता है कि वह रूल क्या है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अभी बताते हैं, इसके मालूम रहने पर ये मालूम हो जाता है। उस रूल को अगर यहाँ एफ कहते हैं
तो यहाँ यफ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल दूसरा है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द जी या कुछ और इस्तेमाल करेंगे। यह रूल एक्स ही और वाई में यह दूसरा रूल है, यह दूसरा रूल है। तो इस तरह से रूल कई हो सकते हैं। तो जब रूल डिफरेंट होगा तो ये सिंबल भी डिफरेंट होगा। और ये आप कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू, जैसे यक्स यहाँ है, फंक्शन की वैल्यू यक्स पर कितनी है इसको बताने के लिए ऐसे ब्रैकेट में अगर क्लियर करना हो तो एफ एक्स का माने हुआ कि फंक्शन एफ है वो रूल एफ है, फंक्शन की वैल्यू एक्स पर कितनी है। देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखा होगा। जैसे जब हम लिखेंगे F2 तो इसका माने होगा कि फंक्शन की वैल्यू f वाले फंक्शन में x बराबर 2 पर क्या वैल्यू है। तो क्या करेंगे, x की जगह पर 2 लिख लेंगे। 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, ये कुल मिला करके आएगा 14। उसी 2 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, g2, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 5, ये हो जाएगा आपका 9। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो नाम ये एफ जो लिखा जाता है, जी जो लिखा जाता है, ये किसी नंबर या किसी उसके लिए नहीं है, बल्कि ये उस रूल के लिए, यहाँ ये रूल अलजेब्रिकली दिखाया गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में। यहाँ ये रूल ग्राफिकली दिखाया गया है। और जहाँ तक कैलकुलस का सवाल है उसमें फंक्शन का माने बहुत वाइड होता है। आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, जैसे एक वेरिएबल यहाँ होता है, दूसरा वेरिएबल जब x 2 है तो y 5 है, जब x 3 है तो y 7 है, जब x 4 है तो y 10 है। इस तरह का चार्ट अगर है, मतलब हमें किसी भी तरह से, ये रूल कहता है, ये भी एक रूल है, इसको ना ऐसे लिखा जा सकता है ना ऐसे दिखाया जा सकता है। तो इसमें जैसे ये बताता है कि x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी एंड सो ऑन। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन का, इसको कहते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। जैसे वैल्यू x की चेंज करी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जंप्स में, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, x की कोई भी वैल्यू इसमें भी ली जा सकती है। तो ये तो है कि कल पढ़ेंगे हम लोग कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, लेकिन फंक्शन का माने क्या होता है ये आपने आज सीखा। फंक्शन माने और
ये भी देखेंगे कि फंक्शन ये दो ही राशियों में नहीं हो तो सकता है, जैसे ये भी, जैसे z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 7, ये दो चीज का फंक्शन है। जो x और y का दोनों की वैल्यू मालूम होगी तब ये मालूम होगा। अब बाकी बातें इसको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन ही के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस में। फंक्शन की एनालिसिस एक तरह से है कि फंक्शन कैसे बिहेव करता है, इस रूल के बारे में पढ़ते हैं, न कि इस तरह की चीज़ के बारे में। ये तो बहुत पहले से मालूम है। जो रूल है दो राशियों के बीच, वो रूल कैसे होता है, उसमें क्या होता है, फंक्शन कैसे बिहेव करता है, यही कैलकुलस में पढ़ते हैं। कल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखेंगे।